Hello friends, you are most welcome to my YouTube channel Junior Science. This me Uzala Singh. So friends, today in this video we shall discuss about plastics and the environment. That is, what is the impact of plastics on our environment. Plastics का क्या effect होता है हमारे environment पर, इस वीडियो में आज हम ये discuss करेंगे. So friends, we see that plastic wastes keep getting accumulated in our homes. फ्रेंड्स, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हमारे घरों में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, यानी कलेक्ट होते रहते हैं. सो फ्रेंड्स, वेयर डू ऑल दीज प्लास्टिक वेस्ट कम फ्रॉम? ये प्लास्टिक वेस्ट कहाँ से आते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन आवर होम्स? इसका रीज़न क्या है? प्लास्टिक्स के एक्यूमुलेशन का क्या रीज़न है हमारे घरों में? सो फ्रेंड्स, व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक्स और पॉलीथीन बैग्स. जब भी हम मार्केट जाते हैं तो चीज़ों को यूजुअली हमें प्लास्टिक्स और पॉलीथीन बैग्स में ही रैप करके दिया जाता है. आर्टिकल्स के जो रैपर्स आते हैं मोस्टली वो भी प्लास्टिक्स के ही होते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन आवर होम्स. एंड फ्रेंड्स, during our routine life, during our daily life, we generate a lot of wastes of various kinds. हम अपने daily life में बहुत सारे waste generate करते हैं तरह तरह के. And friends, finally where do all these wastes go? So friends, ultimately all these wastes, all these plastic wastes find its way to the garbage. Ultimately ये सारे waste जो हैं वो garbage में जाते हैं. So friends, some of these wastes get decomposed within few days or months and get mixed with the soil. इनमें से जो कुछ waste होते हैं वो decompose हो जाते हैं कुछ दिनों से कुछ महीनों में and मिट्टी के साथ जो है मिल जाते हैं. बट सर्टेन वेस्ट डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड विद इन सेवरल ईयर्स. लेकिन इनमें से कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि कुछ सालों में भी डिकम्पोज नहीं होते हैं. एंड प्लास्टिक इज़ वन सच वेस्ट. प्लास्टिक एक ऐसा वेस्ट है जो कि कुछ सालों में भी डिकम्पोज नहीं होता है. सो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. एंड if not treated or disposed of properly, such waste will pile up around us and will create a lot of environmental problems. अगर इनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, तो ये हमारे चारों तरफ पाइल अप होने लगेंगे, यानी सड़ने लगेंगे और बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे. एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, लेट अस फर्स्ट डिस्कस टू टर्म्स, biodegradable and non-biodegradable. So friends, first let's talk about biodegradable substance. So friends, a substance which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria, water or air to harmless substance is called बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. तो फ्रेंड्स, वो सब्सटेंस जो कि हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, सच एज एक्शन, बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू, वाटर और एयर के एक्शन के थ्रू, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. एंड एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर kitchen waste, which includes peels of fruits and vegetables, then leftover food, then paper, cotton cloths, woolen cloths, and then dry leaves and wood are examples of biodegradable substances. ये biodegradable substances के example हैं जो कि decompose हो जाते हैं बैक्टीरिया और वाटर और एयर के एक्शन के थ्रू ये डिकम्पोज हो जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. सो फ्रेंड्स, अ सब्सटेंस which does not get decomposed to harmless substance through natural processes such as action by bacteria, water and air is called non-biodegradable substance. तो फ्रेंड्स, वो सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज नहीं होता है, हार्मलेस सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे कि बैक्टीरिया, वाटर और एयर के एक्शन के थ्रू, उनको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि बैक्टीरियल एक्शन, वाटर और एयर का एक्शन इन पर वर्क नहीं करता है. The examples of non-biodegradable substances are plastic, then aluminum and other metal cans, then glass and then DDT. DDT is an insecticide and it stands for dichloro diphenyl trichloroethane. तो ये non-biodegradable substances के example हैं. Now friends, since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. Plastic जो है कि
कुछ साल लेता है डिकम्पोज होने के लिए, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आप कहेंगे कि प्लास्टिक अगर डिकम्पोज ही नहीं होता है तो फिर ये कुछ साल किस बात का लेता है। सो फ्रेंड्स इट नेवर फुली डिसअपियर्स, इट नेवर गेट्स फुली डिकम्पोज। ये पूरी तरह से कभी डिसअपियर नहीं होता है, पूरी तरह से कभी डिकम्पोज नहीं होता है। इट जस्ट गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये बस छोटा हो जाता है। एंड सो इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड इट कॉजेज एनवायरमेंटल pollutions. And friends, besides the burning process in synthetic materials is quite slow and it does not get completely burnt easily. और जो burning process होती है synthetic materials, प्लास्टिक भी तो एक सिंथेटिक मटेरियल ही है, तो इसमें जो बर्निंग प्रोसेस होती है वो भी काफ़ी स्लो होती है और ये इजीली कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है। एंड in the process of burning it releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution. इस burning process में बहुत सारे poisonous fumes यानी poisonous gases release करते हैं atmosphere में, जो कि air pollution को cause करता है। Now friends, let's see more harms caused by plastics on our environment. सो फ्रेंड्स कुछ और वेज देखते हैं कि कैसे प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। फ्रेंड्स यू मे हैव सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज। आपने गार्बेज डंप देखा होगा, कचरों का ढेर देखा होगा जहाँ की एनिमल्स गार्बेज खा रहे हैं। सो फ्रेंड्स इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स और रैपर्स ऑफ फूड। जब वो फूड वेस्ट खाते हैं गार्बेज में से तो उस ईटिंग प्रोसेस में वो प्लास्टिक के मटेरियल्स और फूड के रैपर्स को भी खाने लगते हैं। एंड कैन यू imagine the consequences? Do you know that what are its consequences? So friends, this plastic material chokes the respiratory system of these animals and forms a lining in their stomach. एंड इट कैन बी वेरी हार्मफुल और डेंजरस फॉर देम। ये जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देता है, वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जैम कर देता है, जो कि उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। और उनके स्टमक में एक प्लास्टिक की लाइनिंग फॉर्म हो जाती है, प्लास्टिक की लेयर फॉर्म हो जाती है एंड इट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ देयर डेथ, और इनसे इनकी डेथ भी हो सकती है। एंड फ्रेंड्स we use shopping bags made from plastics for carrying goods. हम shopping bags use करते हैं जो कि plastics के बने होते हैं goods को carry करने के लिए। तो friends, these bags are often thrown and the poly bags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains. तो वो जो शॉपिंग बैग्स प्लास्टिक के होते हैं वो इधर उधर अक्सर फेंके ही जाते हैं और वो ड्रेन्स को क्लॉग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स एंड सीवर लाइन्स। वो सीवर लाइन्स यानी गंदे नालों के ब्लॉकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके क्लॉगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ड्रेन्स को ये क्लॉग कर देते हैं यानी ब्लॉक कर देते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल pollution. It causes soil pollution. ये soil pollution cause करता है because ये डिकम्पोज नहीं होता है, सॉइल को जाके पोल्यूट करता है अगर ये सॉइल में जाता है तो। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। ये सॉइल के वाटर के पर्कुलेशन को रिड्यूस करता है सॉइल में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वन लेयर ऑफ सॉइल टू द अदर। जो वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है सॉइल के डिफरेंट लेयर्स में, उसको ये रिड्यूस करता है। जैसे कि ये सॉइल की फर्स्ट लेयर है तो और ये है सेकेंड लेयर, तो बीच में आ जाता है प्लास्टिक। जो प्लास्टिक्स दब जाते हैं वो डिकम्पोज तो होते नहीं है, तो बीच में वैसे ही वो सालों सालों तक पड़े रहते हैं और इसलिए वाटर का जो पर्कुलेशन है, पानी का जो रिसाव होता है सॉइल के एक लेयर से दूसरी लेयर तक, वो रुक जाता है। प्लास्टिक वहाँ पर एक बैरियर बन जाते हैं। सो वी कैन से दैट इट रिड्यूसेस द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। एंड फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी द वेज to minimize this damage to the environment by plastics. So friends, कुछ वेज देखते हैं कि हम कैसे इस डैमेज को, हमारे इस एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक से। सो फ्रेंड्स, वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। हमें प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक भी हो पाए, जहाँ तक भी पॉसिबल हो पाए हमें उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। एंड देन वी शुड मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड फ्रॉम कॉटन और जूट वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं तो हमें कॉटन और जूट के ही बैग्स यूज़ करने चाहिए इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। देन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी
कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जो भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो सेपरेटली कलेक्ट किए जाने चाहिए और डिस्पोज ऑफ भी सेपरेटली किए जाने चाहिए, बिकॉज जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो हमारा डिकम्पोज हो जाएगा और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो रिसाइकल होने चला जाएगा। एंड वी शुड सेल द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू कबाड़ी वाला सो दैट दे कैन बी रिसाइकल्ड। बिकॉज आपने गार्बेज डंप के केस में भी देखा, जहाँ एनिमल्स गार्बेज खा रहे होते हैं वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट सब एक ही में मिक्स था और वो ऑर्गेनिक वेस्ट यानी फूड वेस्ट को खाने के चक्कर में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि रैपर्स और फूड ये सब खा जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए इनको कलेक्ट करना चाहिए सेपरेटली और डिस्पोज ऑफ भी सेपरेटली करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल दी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर रिसाइकल किया जाए तो ही बेस्ट होता है, बिकॉज दे डू नॉट गेट डिकम्पोज, क्योंकि वो डिकम्पोज तो होते नहीं हैं, तो इसलिए उनको रिसाइकल के लिए हमें दे देना चाहिए। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल, थर्मोप्लास्टिक तो हम रिसाइकल कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को नहीं कर सकते लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स को कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स वी शुड नॉट थ्रो द रैपर्स ऑफ फूड और प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बैग्स इन वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड और इन ओपन। हमें ओपन में जैसे कि रोड पर या फिर वाटर बॉडीज़ में तो बिल्कुल भी पॉलीथीन या प्लास्टिक के बैग्स नहीं फेंकने चाहिए। एंड वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, और हमें प्लास्टिक की यूज़ को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। लाइक एज ए स्टूडेंट वी कैन यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन। हम एक स्टील का लंच बॉक्स यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक लंच बॉक्स की जगह। एंड वाटर बॉटल्स को भी हम स्टील के वाटर बॉटल से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड एंड फ्रेंड्स lastly I want to tell you that remember the 5 R's principle or 5 R formula to minimize the damage to environment by plastics. So friends, this 5R formula stands for reduce, reuse, recycle, recover and refuse. Once again, reduce, reuse, recycle, रिकवर एंड रिफ्यूज़। हमें पहले तो प्लास्टिक की यूज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर हम उनके यूसेस को अगर रिड्यूस नहीं कर सकते, उनके यूज़ को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर हम उन्हें रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मेथड से हमें उन्हें वापस से रीयूज़ करना चाहिए, और अगर वो रीयूज़ करने लायक नहीं है तो फिर हमें उन्हें रिसाइकल के लिए दे देना चाहिए। एंड देन उन्हें रिकवर करना चाहिए, यानी फिर से इस्तेमाल करना चाहिए और फिर रिफ्यूज़ करना चाहिए। एज ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स और एडिटिव्स आर एडेड टू द रिसाइकलेबल मटेरियल विच मे बी पॉइजनस और टॉक्सिक। क्योंकि रिसाइकलिंग के टाइम जो है कि कुछ कलरिंग एजेंट्स और एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं उस रिसाइकलेबल मटेरियल में, और ये उनके यूज़ को जो कि पॉइजनस हो सकता है बहुत, और टॉक्सिक हो सकता है। सो दिस लिमिट्स इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, और ये इसके यूज़ को भी लिमिट करता है काफ़ी, क्योंकि अगर वो पॉइजनस होते हैं, जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, तो फिर हम उसमें फूड तो स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके यूज़ को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इसलिए हमें उन्हें रिफ्यूज़ करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, डेवलप हैबिट्स विच आर इको फ्रेंडली। एंड नाउ with this very last topic we have come to the end of the chapter synthetic fibers and plastics. And now friends, this chapter has been completed, and bye bye, stay healthy and stay safe.